प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में छठे सप्ताह के तीसरे व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 28 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने निष्कर्ष अथवा उपसंहार लेखन विषय पर विस्तार से बातचीत की थी। आज 28वें व्याख्यान के रूप में संदर्भ ग्रंथ सूची विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ ग्रंथ सूची विषय के अध्ययन के बाद आप शोध प्रबंध लेखन में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख उद्धरण एवं संदर्भ पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इनके प्रयोग के कारणों को जान सकेंगे, इनके प्रयोग न करने की अवस्था में होने वाले नुकसान को समझ सकेंगे, किसी पाठ के भीतर और बाहर किए गए इनके प्रयोग की पहचान कर सकेंगे, साथ ही इनके सही प्रयोग को करना भी सीख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। उद्धरण, संदर्भ और ग्रंथ सूची जैसे शब्द आपने पहले भी सुने होंगे। चूंकि आप शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए आपके लिए अभी शोध पत्रों में उद्धरणों, संदर्भों और ग्रंथ सूची के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है और इनके प्रयोग में आप भ्रमित हो सकते हैं। हिंदी में भी अब शोध प्रबंध लेखन के लिए पश्चिम से आई हुई कुछ परंपराएं और लेखन शैलियां अपनाई जाने लगी हैं। यह सही है कि इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है और इनके प्रयोग से ज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती है। ये पद्धतियाँ पूर्णतः वैज्ञानिक और वैश्विक हैं। इन लेखन शैलियों के अपने अलग अलग नियम हैं और ये एक दूसरे से अलग हैं। किसी दूसरे के विचारों, कार्य या शब्दों को अपना कहकर प्रस्तुत करना या उन विचारों, कार्य या शब्दों के स्रोत को उचित आभार व्यक्त किए बिना उपयोग कर लेना शोधार्थी के लिए दंडनीय अपराध के समान है। APA, MLA और CMS ऐसी 3 मुख्य उद्धरण पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग करके आप इस अपराध से बच सकते हैं। बात करते हैं उद्धरण एवं संदर्भ की पद्धतियां। शोधार्थी, शोध निर्देशक और शोध कार्य के परीक्षकों का एक मत से यह विचार है कि शोध प्रबंध में तत्व चिंतन काफ़ी होता है, किंतु शोध विज्ञान से अपरिचित होने के कारण प्रविधिगत दोष छूट जाते हैं। खासकर संदर्भ लेखन आदि की व्यवस्था एकदम अपूर्ण और मनमानी के रोग से पीड़ित होती है। शोध ग्रंथ को स्वीकृति और सम्मान चाहे मिल जाए, किंतु तटस्थ मूल्यांकन करने से टंकण के दोषों की तरह इन दोषों को किसी दूसरे पर डालकर
नहीं छोड़ा जा सकता। उद्धरण और संदर्भ की अनेक शैलियाँ पाश्चात्य अकादमिक जगत से चलकर हमारे सामने आ चुकी हैं। यहाँ हम उद्धरण, संदर्भ और पद्धति के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उद्धरण की। याद, पाठ की पुनरावृत्ति, दोहराव, उद्धार करना, निकालना, ऊपर उठाना आदि इस शब्द के अर्थ किसी मामूली शब्दकोश में भी मिल जाते हैं, किंतु यहाँ इसका एक विशेष अर्थ है। किसी पुस्तक, नाटक, भाषण व आलेख आदि का वह वाक्यांश या पद्यांश जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कोटेशन कहलाएगा। और किसी निबंध, नाटक, उपन्यास आदि का वह अंश विशेष जो किसी मत की पुष्टि में प्रमाण या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, अपने कथन के समर्थन में लिया गया हो, वो कोटेड। अपने अभिमत को पुष्ट और प्रमाणित करने के लिए शोधार्थी द्वारा किसी विशिष्ट विद्वान या विशेषज्ञ की उक्ति का अविकल अधिग्रहण उद्धरण कहलाता है। किसी लेखक के कथन को लेखक के शब्दों में ही प्रस्तुत करना उद्धरण है। जिस प्रकार किसी कवि की कविता के किसी अंश को प्रस्तुत करना अवतरण कह दिया जाता है, ठीक वैसे ही उद्धरण को समझ लें। शोध के लिए जिन ग्रंथों और लेखों का उपयोग किया जाता है, उन सब से उद्धरण लिए जा सकते हैं। अनुसंधान में उद्धरण वह तरीका है जिससे आप अपने पाठकों को बताते हैं कि आपके शोध ग्रंथ की कुछ सामग्री किसी अन्य स्रोत से आई है। संदर्भ या उद्धृत कार्य पृष्ठ पर उस स्रोत का स्थान विवरण आपके पाठकों को खोजने के लिए आवश्यक जानकारी भी देता है। उद्धरण डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। अत्यधिक लंबा होने की स्थिति में बीच के कुछ अंश छोड़े जा सकते हैं। छोड़े गए अंश की सूचना शब्द लोप के चिन्ह जो हम पॉइंट पॉइंट करके लगा देते हैं एक के बाद एक, उनसे दी जाती है। अन्य भाषाओं के उद्धरणों का अनुवाद देकर पाद टिप्पणी में संपूर्ण सूचना दी जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक उद्धरण में कोष्ठकों का एक सेट शामिल होना चाहिए। कोष्ठक के एक सेट के बिना कोई एक उचित पाठ्य उद्धरण नहीं होता और आप पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया जा सकता है। शोध प्रबंध लिखते समय आपको हमेशा दूसरों के किसी भी काम या विचारों को आभार सहित स्वीकार करना चाहिए जिसने आपके प्रयोग, निष्कर्ष या डेटा की व्याख्या को विकसित और प्रभावित किया। यह पांडुलिपि के मुख्य भाग में एक उद्धरण, साइटेशन और अंत में इसके संबंधित संदर्भ, रेफरेंस को शामिल करके किया जाता है।
यह शोध प्रबंध लेखक का नैतिक दायित्व है कि वह शोध गरिमा की रक्षा के लिए उद्धरण ज्यों का त्यों प्रस्तुत करें, चाहे उसमें वर्तनी या कोई और गलती ही क्यों ना हो। उद्धरण का उपयोग करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपने शोध परीक्षक को ही नहीं बल्कि अपने किसी भी पाठक को यह दिखाना चाहते हैं कि आपने अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करके नियमानुसार ईमानदारी से अपना शोध कार्य किया है। अन्य शोधकर्ताओं को श्रेय देकर और उनके विचारों को स्वीकार कर आप एक जिम्मेदार विद्वान बनना चाहते हैं। अन्य लेखकों द्वारा प्रयुक्त शब्दों और विचारों को उद्धृत करके आप साहित्यिक चोरी के आरोप से बच जाते हैं। अब बात करते हैं संदर्भ की। उद्धरण के संदर्भ का स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। एक संदर्भ उस सूचना के स्रोत या विस्तृत विवरण है जिसे आप उद्धरण के माध्यम से श्रेय देना चाहते हैं। शोध पत्रों और ग्रंथों में संदर्भ आमतौर पर पेपर के अंत में एक सूची के रूप में होते हैं। उद्धरणों और संदर्भों के बीच आवश्यक अंतर यह है कि उद्धरण पाठक को सूचना के स्रोत तक ले जाते हैं, जबकि संदर्भ पाठक को उस विशेष स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। शोध पत्र या शोध ग्रंथ में एक ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची, स्रोतों की एक सूची है जो एक शोध पत्र या एक शोध प्रबंध के अंत में दी जाती है, और इसमें ऐसी जानकारी होती है जो शोध ग्रंथ में सीधे उल्लेखित हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। शोध में संदर्भ और ग्रंथ सूची के बीच का अंतर यह है कि संदर्भों की सूची में एक व्यक्तिगत स्रोत को पाठ के भीतर प्रस्तुत उद्धरण से जोड़ा जा सकता है, जबकि ग्रंथ सूची में एक व्यक्तिगत स्रोत को पाठ के भीतर उद्धरण से जोड़ा नहीं जा सकता है। साइटेशन, रेफरेंस और कोटेशन शब्द का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है क्योंकि वे एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अर्थात एक मूल विचार को बौद्धिक और रचनात्मक श्रेय देते हैं। अब बात करते हैं पद्धति की। किसी उद्धरण को प्रस्तुत करने की एक निर्धारित पद्धति, तरीका, शैली या स्टाइल होती है। अब जब आप इन शब्दों में मूलभूत समानताओं और अंतरों को समझ गए हैं तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय या शोध पत्रिका आदि इन तत्वों के लिए एक विशेष शैली और प्रारूप का अनुसरण करती है। इसलिए उद्धरण लिखने और शोध पत्रों में संदर्भ जोड़ने के तरीकों पर काम करते समय आप अपना शोध दस्तावेज जमा करने से पहले अपनी लक्षित पत्रिका की पसंदीदा शैली या पद्धति का उपयोग करने के प्रति सचेत रहें। विश्वविद्यालय के
प्रत्येक विभाग, स्कूल या संकाय में छात्रों को संदर्भित करने की एक विशिष्ट शैली का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको अपना शोध प्रबंध लिखने से पहले अपने शोध निर्देशक से उपयोग की जाने वाली संदर्भ शैली का पता लगा लेना चाहिए। आपके सभी उद्धरणों और संदर्भों को आपके द्वारा उपयोग की जा रही शैली से सटीक रूप में मेल खाना चाहिए, जिसमें कोई भी विराम चिन्ह, कैपिटलाइजेशन, इटैलिक और बोल्ड शामिल हैं। और आपको अपने पूरे शोध कार्य में एक ही संदर्भ शैली का उपयोग करना चाहिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की APA पद्धति और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का MLA प्रारूप सबसे लोकप्रिय और सरल पद्धतियों में से है। APA शैली या पद्धति की जब हम बात करते हैं तो APA शैली शोधार्थियों और विद्वानों के कार्य के समुचित संचार के लिए एक आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह लेखकों को उनके विचारों को स्पष्ट, सटीक और समावेशी तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। APA शैली का चलन 1929 में शुरू हुआ था, जब मनोवैज्ञानिकों, मानवविज्ञानी और व्यवसाय प्रबंधकों के एक समूह ने लेखन प्रक्रियाओं के एक सरल सेट की स्थापना करने की मांग की थी, जिससे पढ़ने की समझ को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक लेखन के कई घटकों को संहिताबद्ध किया जा सके। तब मनोवैज्ञानिक बुलेटिन में एक 7 पृष्ठ के लेख के रूप में कुछ दिशा निर्देशों को प्रकाशित किया गया था और इसमें इस प्रक्रिया के मानक का वर्णन किया गया था। तब से लेकर आज तक सामाजिक और व्यवहार विज्ञान, स्वास्थ्य, रक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी आदि में शोधकर्ताओं, छात्रों और शिक्षकों की ज़रूरतों के जवाब में प्रकाशन मैनुअल का दायरा और लंबाई बढ़ी है। इस पद्धति से एक रूपता और निरंतरता पाठकों को प्रारूपण के बजाय प्रस्तुत किए जा रहे विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है और प्रमुख बिंदुओं, निष्कर्षों और स्रोतों की जानकारी इससे फटाफट हमें हो जाती है। इस शैली में दिशा निर्देश लेखकों को आवश्यक जानकारी पूरी तरह से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और पाठकों को छोटी मोटी विकर्षणों जैसे विराम चिन्हों में विसंगतियों या चूक, इन टेक्स्ट उद्धरणों, संदर्भों और आंकड़ों की प्रस्तुति से बचाव करते हैं। उल्लेख या उद्धरण यानी साइटेशन की कई शैलियों में से एक APA पद्धति लेखक, वर्ष, संदर्भ, उल्लेखनीय प्रणाली है। इसका प्रयोग करके शोधार्थी मूल पाठ के भीतर ही संदर्भ को अंकित भी करता है और साथ ही पाठ या शोध कार्य के बाद में संदर्भ ग्रंथ सूची में दिखाता है। तरीके दोनों हैं। तात्पर्य यह है कि किसी प्रबंध या प्रपत्र में किसी अन्य लेखक को उद्धृत करने के लिए शोधार्थी को उस लेखक का नाम, ब्रैकेट में उपनाम, और उद्धृत कृति के प्रकाशन का वर्ष देना आवश्यक है। इसके लिए या तो इन दोनों सूचनाओं को अल्प विराम द्वारा अलग करके कोष्ठक में स्थापित किया जा सकता है या
लेखक के नाम को कथन का अंग बनाते हुए कोष्ठक में केवल प्रकाशन वर्ष का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के लिए गोदान उपन्यास में उक्त दोनों कथानक यद्यपि परस्पर इतने असंबद्ध नहीं हैं, फिर भी उनमें वास्तविक ऐक्य की कमी अवश्य है। ब्रैकेट में वाजपेयी और उसका सन। ठीक है। उपरोक्त उदाहरण कोष्ठकांतर्गत उल्लेख लेखक और वर्ष का उदाहरण है। अब कथनांतर्गत उल्लेख का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। वाजपेयी ब्रैकेट में 1961 आपने लिख दिया के अनुसार गोदान उपन्यास में उक्त दोनों कथानक यद्यपि परस्पर इतने असंबद्ध नहीं हैं, फिर भी उनमें वास्तविक ऐक्य की कमी अवश्य है। तो इस प्रकार के उल्लेख में लेखक का पूर्ण नाम भी दिया जा सकता है। यह है लेखक ब्रैकेट में वर्ष का उदाहरण है। वर्ष से यहाँ अभिप्राय है जिस कृति से उल्लेख किया जा रहा है उस कृति का प्रकाशन वर्ष। इसी वक्तव्य को कई प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आशयांतर्गत उल्लेख के लिए यही वाक्य या उद्धरण कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। गोदान उपन्यास के दो भिन्न कथानक असंबद्ध न होते हुए भी वाजपेयी 1961 ब्रैकेट में के मत में वास्तविक ऐक्य की कमी अवश्य है। इस प्रकार पाठांतर्गत उल्लेख में कोष्ठक के अंतर्गत या कथनांतर्गत या आशयांतर्गत उल्लेख ब्रैकेट में लेखक और वर्ष की यथोचित सुविधा है। यह APA लेखन शैली या उल्लेख शैली का तरीका है। पाठांतर्गत उल्लेख करते समय लेखक वर्ष की इस शैली में यह भी सुविधा रहेगी कि प्रारूप में कोष्ठकांतर्गत उल्लेख हो, यानी लेखक का उपनाम, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गोपाल 1964 पृष्ठ 13 और उद्धरण चिन्ह दोहरे डबल इन्वर्टेड कोमा होंगे। उद्धरण चिन्हों के पश्चात कोष्ठक में उपनाम, वर्ष और पृष्ठ का उल्लेख करके तब पूर्ण विराम आदि का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सिंह 1964 मान ले आपने नंद दुलारे वाजपेयी की किताब आधुनिक साहित्य से कोई उदाहरण दिया है। यह किताब 1961 में प्रयाग से छपी थी और इसके प्रकाशक भारती भंडार हैं। तो इसका संदर्भ इस प्रकार बनेगा: वाजपेयी, नंद दुलारे ब्रैकेट में 1961 आधुनिक साहित्य, प्रयाग, भारती भंडार। विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए यह सामंजस्य करें। सूत्र है लेखक ब्रैकेट में प्रकाशन वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशन का नगर और प्रकाशक का नाम। अब कुछ बात करते हैं MLA शैली की। पाश्चात्य जगत में बहुत सी शैलियां प्रयोग की जा रही हैं। अनेक शोध पत्रिकाओं की अपनी अलग शैलियां हैं। स्रोत को उद्धृत करने का मुख्य उद्देश्य अन्य लेखकों और विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत करके उनका खंडन मंडन करते हुए अपनी स्थापनाओं को अकादमिक जगत में मान्यता प्रदान कराना व स्थापित करना है। इन उल्लेखों को पढ़कर शोधार्थी की गहन दृष्टि और बौद्धिकता का प्रमाण मिलता है। जिस विद्वान को उद्धृत किया गया है उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। इस परिपाटी को व्यवस्थित रूप देने के लिए अमेरिका की मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA ने वर्षों से यह शैली विकसित की है। APA शैली में लेखक, वर्ष उसकी पहचान है। MLA में लेखक और पृष्ठ, यहाँ भी उल्लेख या संदर्भ के 2 भाग हैं। पाठांतर्गत उल्लेख और
संदर्भ सूचीगत उल्लेख, जो पाठ या टेक्स्ट के भीतर इन टेक्स्ट साइटेशन 3 प्रकार से अपने लेखक का अंग बनाया जा सकता है: उद्धृत करके, विस्तार से समझाते हुए या सारांश देते हुए। इसका सामंजस्य संदर्भ सूची में भी हो। पाठ के भीतर लेखक का उपनाम और जिस पुस्तक के किसी पृष्ठ संख्या से उद्धृत किया गया है उसकी संख्या दी जाती है। यह ध्यान रखा जाता है कि जब आपने लेखक का नाम अपने कथन में नहीं दिया है तभी इसका कोष्ठक में उल्लेख होगा। उदाहरण के लिए ब्रैकेट में सिंह 24, यहाँ सिंह नामवर सिंह का उपनाम है और 24 पृष्ठ संख्या है। जिस पुस्तक की यह पृष्ठ संख्या है उसका पूर्ण विवरण आप संदर्भ ग्रंथ सूची में जरूर देंगे। यदि आप लेखक का उल्लेख अपने वाक्य में करते हैं तो कोष्ठक में केवल पृष्ठ संख्या ही आएगी। यदि आप लेखक, कृति और पृष्ठ संख्या तीनों को कोष्ठक में रखना चाहते हैं तो लगभग यह स्वरूप बनेगा: लेखक ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की दिशा पकड़ते हुए कहा कि हमने इन कहानियों में आदर्श को यथार्थ से मिलाने की चेष्टा की है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट में प्रेमचंद, कॉमा प्रेम प्रसून 6। यह ध्यान रखना होता है कि आपके लेखन या टेक्स्ट का अंग केवल तब कुछ पंक्तियां बनाई जा सकती हैं जब ये 4 से कम या 4 टंकित पंक्तियों तक सीमित हो। चाहे आप उद्धरण चिन्ह नहीं भी लगाते फिर भी आपको लेखक पृष्ठ का उल्लेख जरूर करना होगा। हिंदी में कुछ विद्वान अपने शोध पत्रों के अंत में संदर्भ शीर्षक देकर 1 से लेकर संख्याएं मूल पाठ में लगातार उनका उल्लेख कर देते हैं। इसके लिए MLA के अधुनातन संस्करण को देखा जा सकता है। अब एक उदाहरण देखिए। एक संपादित पुस्तक जिसके संपादक सत्येंद्र में एक निबंध है। इस निबंध का शीर्षक कला और शिल्प विधान, लेखक हैं इंद्रनाथ मदान। इस पुस्तक का नाम प्रेमचंद है। यह इस पुस्तक का 4था संस्करण है। इसके प्रकाशक राधाकृष्ण हैं और आपने इस निबंध के एक पृष्ठ से कुछ पंक्तियां उद्धृत की हैं। इसको संदर्भ सूची में इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा: मदान, कॉमा इंद्रनाथ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कला और शिल्प विधान, फिर प्रेमचंद, सत्येंद्र द्वारा संपादित 4थी आवृत्ति, राधाकृष्ण, कॉमा 1998, कॉमा पृष्ठ संख्या 87 से लेकर 95 तक। संदर्भ सूची निर्माण में MLA की कोर व्यवस्था ऐसी है कि इसमें देवनागरी के वर्ण क्रमानुसार आ से लेकर अंत तक का पालन होता है, आ से आ तक। लेकिन लेखक का उपनाम, नाम, पुस्तक का शीर्षक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, जैसे सिंह, कॉमा नामवर, कॉमा कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता, कॉमा राजकमल, कॉमा 2010। तो ये आपकी दोनों संदर्भ सूची देने की जो शैलियाँ थी, जो पद्धतियाँ थी, उन पर हमने विस्तार से बातचीत की और मुझे आशा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची से संबंधित प्रमुख चरणों को आप भलीभांति समझ गए होंगे और किस प्रकार हमें अपने शोध ग्रंथ में किस पद्धति के अनुसार संदर्भ देने हैं उसकी जानकारी आपको ज़रूर प्राप्त हुई होगी। अब आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।